and today our topic discuss about is evaluation of the concept of gene। इसका ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम देख रहे थे म्यूटेशन के बारे में। इसका जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताई थी उसी का हम डील कर रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं म्यूटेशन के बारे में डील कर रहे हैं। ओके, तो म्यूटेशन के बारे में मैं पहले ही बताई थी कि म्यूटेशन क्या होता है। तो किसी जीव में अचानक होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसका आगे देखते हैं कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन इस प्रकार के म्यूटेशन के कैरेक्टर विशेष प्रकार के जीन में केमिकल चेंजेस के कारण होता है, अतः इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। जो जीन म्यूटेशन होता है इसको नॉर्मली अगर हम देखें तो जीन म्यूटेशन मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल दिए थे सेथ राइट नामक साइंटिस्ट ने। सबसे पहला नंबर में इन्होंने भेड़ के बच्चे का छोटे पैरों को देखकर बताया था कि जो जीन के चेंजेस की वजह से इनके छोटे पैर हुए हैं। तो ये मतलब जीन में जो चेंजेस आ जाते हैं, कुछ जीन में केमिकल चेंजेस के कारण ये म्यूटेशन होता है और इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेमशिप म्यूटेशन। तो एग्जाम्पल में डायग्राम में हम देख सकते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन में क्रोमोसोम के टूटने, फूटने, पुनर्मिलन या अन्य क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ने से क्रोमोसोम की संख्या एवं विशेषताओं के में चेंजेस के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के चेंजेस क्रोमोसोम्स के प्रायः युग्मक जनन की प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, इसमें पहला है डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन, डुप्लीकेशन। तो ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बट हम इसमें सभी टॉपिक को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो सभी टॉपिक को हम इतना डील नहीं करेंगे, सिर्फ उसका डेफिनेशन, उसका टाइप बताएंगे। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि जो सीक्वेंसेस होते हैं उसमें डिलीशन होता है, इन्वर्सन होता है, डुप्लीकेशन होता है, जिस वजह से म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक जीव के जीन को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉरेन डीएनए के जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है और इसमें एक जीव के जीन को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है और फॉरेन डीएनए के जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें। और जो इसका यूज़ हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है रिकॉम्बिनेशन का, किसके लिए यूज़फुल है। तो वैक्सीन के प्रोडक्शन में यूज़फुल है। एग्रीकल्चर में हम देखें तो प्लांट ग्रोथ क्षमता बढ़ाने में एंड प्लांट के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में हेल्पफुल है। फिश का प्रोडक्शन बढ़ाने में भी हेल्पफुल है ये। और गाय का अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए भी ये प्रोसेस हेल्पफुल है। और इसका प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हम डायग्राम को थ्रू देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या का प्रोसेस होता है। लाइगेशन होता है, लाइगेशन के बाद फिर बाइनरी फ्यूजन होता है जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम लिया जाता है। मतलब इसका जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन का। अब हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन है क्या, ये देखते हैं। इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द के मिलने से हुई है। दो शब्दों के मिलने से हुई ई प्लस वैल्यूअर। ई का अर्थ होता है फ्रॉम एंड वैल्यूअर का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अर्थात वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत सिंपल और कम फेवरेबल जीवों से कॉम्प्लेक्स एंड अधिक फेवरेबल जीवों का विकास होता है, इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, और
तथा हम अपने आसपास के जीवों का अवलोकन करने पर पाते हैं कि सभी जीव जंतु अपने नेचर में हो रही चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होने के लिए कैपेबल होते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन कहने का अर्थ ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, इसमें जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन का नॉर्मली अगर हम समझें तो जैसे कि कोई अलग इन्वायरमेंट है, हम अलग इन्वायरमेंट में हैं, तो अगर हम कभी किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ का जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर भी अलग है, इन्वायरमेंट भी अलग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करके जाएंगे ताकि हम उस नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो पाए। जैसे कि हम नेचुरल सिलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं जिराफ का गर्दन लंबा होना। जिराफ का गर्दन लंबा होना वो नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हुआ, तभी तो उसका गर्दन लंबा हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में चार्ल्स डार्विन ने अपनी 5 वर्षीय यात्रा के दौरान प्राप्त अध्ययन के बेस पर बताया था। और सभी जीवों में एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है कि वे अपने आप को नेचर में हो रही जो चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर लेता है। सभी जीव में क्वालिटी होती है और अडॉप्ट उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जीव अडॉप्ट अपने आप को नहीं करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने अलग अलग टापू में पाई जाने वाले फिंच की चोंच का एग्जाम्पल दिया। वे फिंच मतलब अलग अलग टापू में पाए जाने वाले फिंच का चोंच का एग्जाम्पल देके इसको अच्छे से डील किया। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग टापू में पाए जाने वाले फिंचेस हैं। ठीक है बेटा। इसमें जैसे कि सबका चोंच जो है का शेप अलग अलग है, जाति एक ही है ये, बट इसका शेप अलग अलग है। किसी का मोटा है, किसी का नुकीला है, किसी का पतला है, किसी का अलग अलग टाइप से है। तो ये क्यों है? जाति तो एक ही है, तो ये अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, वहाँ का नेचर अलग है, उन लोग का फूड मटेरियल अलग अलग है। फूड मटेरियल अलग अलग है तो उनका चोंच भी उस नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो गया, उस नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो गया। क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं हो पाता तो उस नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है। अब है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है। तो म्यूटेशन के बारे में पहले भी हम डील कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी डील कर चुके हैं एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी डील कर चुके हैं। तो यहाँ पर ओनली हम डील किसके बारे में करेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है बेटा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से तात्पर्य है कि जिसमें डिफरेंट स्पीसीज एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जियोग्राफिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर की वजह से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इसमें किसी बैरियर की वजह से ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि दिन में निकलने वाले छिपकली और रात में निकलने वाली जो छिपकली जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि दिन में जो निकलती है वो अलग कंडीशन में रहती है, रात में जो निकलती है वो अलग कंडीशन में रहती है। भले ही एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं वो, बट वो अलग अलग कंडीशन में है। तो एक हिसाब से बैरियर हुआ, या फिर किसी बैरियर की वजह से अगर कोई एक ही जाति का कोई जीव किसी बैरियर की वजह से, बैरियर बोले तो लेक, माउंटेन, रिवर, जो भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह में है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जिस वजह से हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को समझ सकते हैं। तो इसका टाइप से पहला है टेम्पोरल, दूसरा है बिहेवियरल, थर्ड है मैकेनिकल, फोर्थ है गेमेटिक। ठीक। तो पहला नंबर में है सॉल्विंग ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि मेढक के बीच को बैरियर आ गया और वो
रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो बैरियर की वजह से नहीं कर पाए, अलग अलग कंडीशन में होने की वजह से। जीन टाइप अब आता है जीन टाइप। जीव के प्रकार, उसके विभिन्नताओं, बिहेव के बेस पर जीन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है बेसिक जीन। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सब टॉपिक को उतना डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी को इसमें ऐड करना है, तो सब पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा डील करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला है बेसिक जीन। सेल बॉडी का निर्माण खंड होता है। कई डिफरेंट प्रकार की सेल्स बॉडी के सभी ऑर्गन्स और टिश्यू को बनाते हैं। किसी व्यक्ति के बॉडी में लगभग हर सेल में एक ही डीएनए होता है। डीएनए और लगभग सभी अवयव जीवों के जेनेटिक मटेरियल है। अधिकांश डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस में स्थित होता है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि डीएनए कहाँ स्थित होता है, न्यूक्लियस में स्थित होता है, ओके। और सेल बॉडी का निर्माण का खंड होता है। कई डिफरेंट प्रकार के सेल्स बॉडी का सभी ऑर्गन और टिश्यू को बनाते हैं। और किसी व्यक्ति के बॉडी में लगभग हर सेल में एक ही डीएनए होता है, ओके। अब है लेथल जीन। दूसरा है लेथल जीन। लेथल जीन जैसा सबसे स्पष्ट है कि ये जीन आत्मघाती होते हैं। फिर है मल्टीपल जीन। जब दो या दो से अधिक जोड़े स्वतंत्र जीन एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर को उत्पन्न करते हैं तो उसे हम मल्टीपल जीन कहते हैं। फोर्थ नंबर में है कम्युलेटिव जीन। ये जीन एक या एक से अधिक कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं, कम्युलेटिव जीन। अब है पेलिट्रॉपिक जीन। ये जीन भी एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स को उत्पन्न करते हैं। मॉडिफाइंग जीन। यह जीन खुद एक कैरेक्टर उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन मॉडिफाइंग इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए अन्य जीन के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब हम देखेंगे इनहिबिटरी जीन। यह जीन किसी अन्य जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है, मतलब उसे इनहिबिटर जीन कहा जाता है। अन्य जो जीन होता है उसके अभिव्यक्ति को यह दबाता है, इनहिबिटर जीन। जीन एक्शन। जीन एक्शन से तात्पर्य उस प्रोसेस से है जिसमें कुछ जीन बॉडी पर अपना इफेक्ट डालते हैं। वे प्रमुख हो सकते हैं या फिर इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है बेटा। या क्रोमोसोम्स विपथन में शामिल हो सकते हैं, अर्थात जीन के प्रभाव के कारण एक जेनेटिक कैरेक्टर की अभिव्यक्ति को जीन एक्शन कहा जाता है। जीन जनरली एंजाइम प्रोडक्शन से जुड़ा होता है, जिसे वे ऑटोकैटालाइज के प्रोसेस के माध्यम से बॉडी सेल्स में उपलब्ध केमिकल सब्सटेंस से सिंथेसिस करता है। एक नियम के रूप में जीन एक एंजाइम को इफेक्ट करता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं जीन एक्शन का प्रोसेस। अब है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इसमें बताया गया है। जैकब और मोनार्ड ने जीन एक्शन की मैकेनिज्म की व्याख्या करने के लिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। जीन एक्शन के तंत्र की व्याख्या करने के लिए संभावित इंट्रॉन, प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन, नियमन तत्व, प्रारंभिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्ट स्प्लाइसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम पर 3 विशिष्ट जीन कंट्रोल किया जाता है। पहला है स्ट्रक्चरल जीन। यह विशिष्ट mRNA का प्रोडक्शन करने के लिए नियंत्रित करता है कि किस प्रकार के प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन ये नियंत्रित करता है। ऑपरेटर जीन जो होता है यह जीन पॉलीपेप्टाइड चेन के बढ़ाव और समाप्ति को कंट्रोल करने वाले स्ट्रक्चर जीन की स्विच के रूप में कार्य करता है, ठीक है बेटा। अब है रेगुलेटर जीन। ये जीन कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है।
जो ऑपरेटर जीन को उनकी एक्शन से रोकता है। ठीक है बेटा। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, इसमें हम रिकॉम्बिनेशन पढ़े, नेचुरल सिलेक्शन पढ़े, हार्डी-विनबर लॉ पढ़े, इवोल्यूशन कैसे होता है ये पढ़े, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़े। तो हम सभी का निचोड़ अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम छापा जाए, अपने हिसाब से हमको जो समझ में आता है वो हम कंक्लूज़न में डाल सकते हैं। जो भी हमको समझ में आता है सभी का थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को जिस हिसाब से लगा उस हिसाब से मैं लिखी हूँ। तो उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीन डीएनए का वो छोटा खंड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है कोडेड होता है, और नेचर में उपस्थित सभी जीव जंतुओं का इवोल्यूशन क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हुआ है। और नेचर में उपस्थित सभी जीव जंतु दोबारा पढ़ दी। और नेचर में हो रही चेंजेस के अकॉर्डिंग जीव जंतुओं के अडॉप्ट होने की वजह से इनके जीन में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, चाहे वह चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो या म्यूटेशन की वजह से हो। और इसका रेफरेंस हम ज़्यादातर 3-4 ऐड कर सकते हैं, बट तो भी काफ़ी होता है। तो रेफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।